आज हम धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन ये देखेंगे। धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, जो धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की विधियां उसमें उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करती है। अर्थात उस अयस्क में जो अशुद्धियां हैं उस पर निर्भर करती है। पहला जैसे इसमें देखते हैं, सांद्रित जो सल्फाइड अयस्क को जब वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापक्रम पर, यानी सल्फाइड जो सांद्रित सल्फाइड अयस्क है उसको वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक के कम ताप पर गर्म किया जाता है, तब यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। ठीक, इस क्रिया में अशुद्धियां जो वाष्पित हो जाती है, जिस कारण धातु के यौगिक के अपचयन सरलता से होती है। भर्जन मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है 2ZnS यानी जिंक सल्फाइड जो है प्लस 3O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, तो उसके गलनांक से कम ताप पर जब गर्म किया जाता है तो वो जिंक ऑक्साइड 2ZnO प्लस 2SO2 यानी सल्फाइड जो है वो वाष्पशील हो जाए, वाष्पित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, यानी सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये भर्जन अभिक्रिया है। इसी प्रकार दूसरा में क्या है, सांद्रित जो अयस्क को जब वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, यानी वायु की अनुपस्थिति में इसको। यह विधि कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त की जाती है। जैसे यहाँ पर देखते हैं जिंक कार्बोनेट, ये निस्तापन अभिक्रिया में ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में इसके गलनांक से कम ताप पर जब गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। तो कार्बोनेट अयस्क को गर्म करने पर वे विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। ठीक है, और धातु का ऑक्साइड जो है वो प्राप्त हो जाता है, यानी जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये भर्जन और निस्तापन इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं धातुओं के ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन। जो धातुओं के ऑक्साइड है उसके धातुओं में अपचयन, अयस्कों के जो ऑक्साइड में परिवर्तन के पश्चात जो भर्जन निस्तापन है वहाँ पर धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। धातु ऑक्साइड को जो अपचायक तथा गालक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, तब धातु द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। गालक सरलता से न पिघलने वाली अशुद्धियों को हटाने में सहायता करती है। प्रगलन क्रिया दो तरह से होती है, यानी जो नए पिघलने वाले जो अशुद्धियां पाई जाती है अयस्क में, उसको गालक मिलाने से वो उससे अभिक्रिया करके अलग हो जाती है, वो प्रगलन कहलाती है। तो इसमें दो विधि में, पहला विधि है कार्बन अपचयन विधि, कार्बन रिडक्शन मेथड। कार्बन अपचयन विधि, कार्बन रिडक्शन मेथड। तो इसमें क्या होता है, भर्जित या जो निस्तापित अयस्क है, जैसे जिंक ऑक्साइड वहां प्राप्त हुआ, कोक या कार्बन के साथ वात्य भट्टी में उच्च ताप, जैसे 700 से 1800 डिग्री सेल्सियस उच्च ताप, यानी 700 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस है, ये वात्य भट्टी है, अग्निशयन से बनी हुई होती है, तब गर्म किया जाता है, जिससे धातु अपचयित होकर पिघली अवस्था में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कार्बन जैसे जिंक ऑक्साइड है ZnO प्लस C, यानी जिंक ऑक्साइड को कोक यानी कार्बन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो जिंक प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार दूसरा विधि है रासायनिक अपचयन विधि। तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अपने से नीचे स्थित धातुओं को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, इस सिद्धांत को उपयोग कर विस्थापन विधि द्वारा धातुओं को पृथक किया जाता है। हमने पूर्व में देखा कि कापर सल्फेट के विलयन में आयरन या जिंक का चूर्ण डालने पर कापर विस्थापित हो जाता है, यानी ज्यादा सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देता है। यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये कापर सल्फेट है CuSO4। ठीक है, यहाँ पर कापर सल्फेट है, उसमें आयरन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है Fe के साथ, तो वो आयरन SO4 यानी FeSO4 यानी आयरन जो सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट प्लस Cu यानी कापर अलग हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं कापर जो सल्फेट है वो जिंक की उपस्थिति में
जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर यहाँ अलग हो जाता है। ये क्योंकि कॉपर है वो सक्रियता श्रेणी में जिंक से और आयरन से कम है, इसलिए वो विस्थापित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो धातुओं के ऑक्साइड है उसको धातु में अपचयन में कार्बन रिडक्शन मेथड और केमिकल रिडक्शन मेथड, दो तरह से मेथड है इसके अंतर्गत इसको अलग की जाती है और धातु प्राप्त हो जाती है। यहाँ जिंक फेरस सल्फेट है और जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ जो कॉपर को विस्थापित करके। ठीक, इसके बाद देखते हैं धातुओं का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं का जो शोधन है, जो अपचयन से प्राप्त धातु में अशुद्धियां होती है, इस धातु को अशुद्ध या अपरिष्कृत इम्प्योर कहते हैं। यानी इम्प्योर मेटल्स जो होता है धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए धातु का जो शोधन होती है, यानी एक प्रक्रिया, ये भी एक प्रक्रिया है। तो यह धातु का शोधन या धातु परिष्करण कहलाती है। धातु शोधन मुख्यतः दो विधियों द्वारा किया जाता है। एक फर्स्ट जो मेथड है वो भौतिक विधियां हैं, फिजिकल मेथड, और सेकेंड जो मेथड है वो रासायनिक अपचयन विधियां होती है, यानी रासायनिक विधियां होती है, केमिकल मेथड। तो अभी हम देखते हैं भौतिक विधियां। इसके अंतर्गत मुख्यतः द्रवण तथा प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। तो द्रवण क्या है? लिक्विफिकेशन, यानी द्रवण जो है भौतिक विधियों के अंतर्गत है ना। तो इसमें क्या होता है, शीघ्र पिघलने वाली जो धातु होती है, जैसे टीन है, लेड है आदि को ढलान वाली जो परावर्तक भट्टी में गर्म किया जाता है, धातु पिघल कर नीचे बह जाती है और अशुद्धियां वहीं रह जाती है। यानी ढलान वाले जब जगह में करेंगे तो धातु वो पिघल करके अलग हो जाएगी और अशुद्धियां वहीं पर बैठ जाती है या रह जाती है। तो इसको अलग कर लेते हैं, द्रवण विधि। दूसरा है यौन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलन विधि। तो इसमें होता क्या है, धातु में अशुद्धियों के कारण उसका गलनांक कम हो जाता है और यौन शोधन इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियां धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा द्रव अवस्था में अधिक विलेय होती है। ठीक, इस विधि से गोल्ड है, सिल्वर है तथा प्लेटिनम को शुद्ध किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़ बनाकर उसके एक सिरों को वृत्ताकार उष्मक जो होता है उसे पिघलने तक गर्म करते हुए धीरे धीरे छड़ के दूसरे सिरे, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर खिसकाते जाते हैं। उष्मक द्वारा धातु का एक भाग पिघल जाता है और वह अपने साथ अशुद्धियों को लेते हुए और ठोस होती हुई शुद्ध धातु को पीछे की ओर छोड़ते हुए दूसरे सिरे की ओर बढ़ता जाता है। इस प्रकार दूसरे सिरे पर अधिक अशुद्धियां पहुंच जाती है तथा बचा हुआ जो भाग है शुद्ध हो जाता है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से अति शुद्ध धातु प्राप्त होती है और शुद्ध दूसरे सिरे को काट करके पृथक कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यानी द्रवण के बाद यौन शोधन, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण, जो रिफाइनिंग और फ्रक्टेशन क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें होता क्या है, जो अशुद्ध धातु एक छड़ बनाई जाती है ना, और इस छड़ में एक वृत्ताकार उष्मक लगा होता है, बहुत गर्म रहता है, वृत्ताकार एक उष्मक है। और ये जो वृत्ताकार उष्मक है, उष्मक को चलने की ये दिशा है, इधर एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलते जाता है घूमते हुए जो उष्मक है। तो इसमें अशुद्धियों को अपने साथ दूसरे सिरे तक ये ले जाता है और अशुद्ध धातु है वो एक सिरे पर इकट्ठा हो जाता है ठोस रूप में। यहाँ ये वृत्ताकार जो उष्मक लगा हुआ है। अब ये अशुद्ध धातु की जो छड़ है, इसमें गर्म जब करते थे अशुद्धियां हैं दूसरी ओर, दूसरे सिरे की ओर उसके साथ इकट्ठा हो जाता है और शुद्ध धातु यहाँ पर अलग होते हैं। बार बार इसको एक सिरे से दूसरे सिरे पर जब ये चलते जाता है तो क्रिस्टलीकृत जो धातु शुद्ध है वो रह जाते हैं और शुद्ध दूसरे सिरे पर इकट्ठा हो जाता है। इसको काट करके अलग कर लेते हैं और शुद्ध धातु को इधर प्राप्त हो जाता है, यानी पिघला हुआ जोन जो है वो इधर चला जाता है और जो शुद्ध है वो क्षण में एक सिरे पर बंध जाती है। इसको जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण मेथड कहा जाता है। ठीक है, धातुओं का शोधन है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। उसमें दूसरा विधि है रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड। तो कुछ धातुओं का रासायनिक विधियों द्वारा भी शोधन किया जाता है, अर्थात इससे बहुत अधिक शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अधिक शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध धातु की मोटी
जो क्षण धन इलेक्ट्रोड तथा शुद्ध धातु की पतली क्षण ऋण इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसी धातु के जो लवण के घोल को विद्युत अपघटन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन में जो उपस्थित धन आयन यानी धातु आयन ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाकर धातु के रूप में अपचयित हो जाते हैं। धन इलेक्ट्रोड से धातु के जो परमाणु ऑक्सीकृत होकर विलयन में घुलते जाते हैं और विलयन में घुलने के बाद यह आयन भी कैथोड की ओर चले जाते हैं। जो एनोड धातु के साथ मिली हुई अशुद्धियां प्रायः अघुलनशील होती है। जैसे जैसे एनोड के धातु में परमाणु विलयन में प्रवेश करते हैं वैसे वैसे एनोड का पदार्थ कम होता जाता है तथा अशुद्धियां एनोड के नीचे तल पर एकत्रित हो जाती है, जिसे एनोड पंख या कीचड़ एनोड मड कहते हैं। इस विधि का प्रयोग क्रोमियम, निकेल, कॉपर, जिंक आदि धातुओं की शोधन हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये एक पात्र है, यहाँ इसमें अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो कॉपर सल्फेट मिला हुआ है। फिर इसमें धातु की एक मोटी क्षण और एक पतली क्षण जब लेते हैं, एक में एनोड और एक में कैथोड, ये जब इसमें विद्युत धारा प्रवेश की जाती है तो कॉपर से जो अशुद्धियां हैं वो अलग हो करके और जो शुद्ध धातु है वो इस अम्लीकृत में मिल जाता है और जो अशुद्धियां हैं वो एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इसको एनोड पंख या एनोड कीचड़ कहा जाता है। ये यहाँ एकत्र हो जाता है। ये विद्युत अपघटनीय विधि कहलाती है। उससे अधिक शुद्ध धातु प्राप्त इसी विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। ये कुछ धातु जैसे इसमें बताया गया क्रोमियम है, निकेल है, कॉपर है, जिंक आदि धातुओं का शोधन इसी विधि के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो आयरन है यानी लोहा का धातु कर्म यानी मेटलर्जी ऑफ आयरन। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू।